चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और सबसे बड़ी खबर आज की बताते हैं, क्योंकि आज देश भर में दुख का माहौल था। दरअसल सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी गई। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वाड लाया गया, जहां सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया, जहां सीजेआई एनवी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां यानी कि कृतिका और तारनी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके के आज ये कार्यक्रम रहे, और जब अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई दी जा रही थी, देश के पहले सीडीसी जनरल बिपिन रावत को उस समय क्या माहौल था, कैसे लोग दुख थे और श्रद्धांजलि दे रहे थे, वो लम्हे और वो यादें जो बिपिन रावत के अंतिम पार्थिव शरीर के साथ श्रद्धांजलि करते हुए हमारे देश के नेता दिखाई दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं सीएम धामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी दिल्ली पहुंचकर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी सादगी, उनकी सजगता, उनकी सरलता हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। देश की सेना और सीमाओं की रक्षा के लिए जनरल बिपिन रावत के योगदान को देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद जिला रुद्रप्रयाग में शोक की लहर छाई। अलग अलग जगहों पर लोग उनकी मौत की खबर से स्तब्ध और क्षुब्ध रहे, उन्हें श्रद्धांजलि देकर पुष्प अर्पित कर रहे। तिलवाड़ा में व्यापारियों और स्थानीय जनता ने कैंडल मार्च निकालकर सीडीएस रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती से उनको श्रद्धांजलि दी। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सभी 13 लोगों की आत्मा की शांति के लिए गाजियाबाद में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान शामिल हुए सभी लोगों की आंखें बेहद नम थीं। सभी ने नम आंखों से मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के सरन नगर स्थित आवास पर आज शाम लगभग 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने शहीद विंग कमांडर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता सुरेंद्र सिंह को ढाढ़स बंधाया। वे शहीद के घर में करीब 20 मिनट तक रुके। इसके बाद वो रवाना हो गए। बता दें कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा के सरन नगर के रहने वाले थे। सीडीएस बिपिन रावत के साथ वो भी बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। उनके निधन से सरन नगर की हर आंख नम है, गली में मातम छाया हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि गम में डूबा है पृथ्वी का परिवार और आगरा शहर, साथ में उत्तर प्रदेश भी। हम आपको उनके बारे में भी बता रहे हैं कि पृथ्वी का जो जीवन काल रहा, उन्होंने क्या कुछ हासिल किया है, हमारे देश को, हिंदुस्तान के इस लाल ने देश को क्या क्या समर्पित किया है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। उनके जीवन की कहानी भी बता रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि भारत माता के इस लाल ने अपने भारत माता की लाज के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। गाजीपुर यूपी गेट पर आज किसानों ने शहीद जनरल बिपिन रावत और तमाम शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों और जनरल बिपिन रावत की आत्मा की शांति के लिए हवन भी कराया है। सभी किसानों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वही हमारे संवाददाता ने किसान राजवीर जादौन से खास बातचीत की है।
यादों है कि सर आज आपने ये हवन किया है, किस लिए किया? जी बिल्कुल, हवन यहाँ लगातार होते रहे, लेकिन आज का हवन खास था। आज जनरल बिपिन रावत जी की अंत्येष्टि होने जा रही है। पूरा देश गम में है, शोक में है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। तो इस मौके पर कल हमारा आंदोलन समापन हुआ, लेकिन जनरल बिपिन रावत के सम्मान में हम लोगों ने 2 दिन का कार्यक्रम डिले किया। हमारे बॉर्डर अब कल खाली होंगे। कल आप घर जाएंगे, जो 750 किसान शहीद हुए आंदोलन में, उनके परिवार वाले आज देख रहे होंगे क्योंकि वो तो वापस लौट कर नहीं आएंगे, तो कैसा लगेगा? बहुत कष्टकारक विषय होगा। हम जिन साथियों को साथ लेकर आए थे, हम सारे लोग घर वापस होंगे, लेकिन हमारे 750 परिवार ऐसे हैं जिनके मुखिया, जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके बेटे घर नहीं पहुंचेंगे। तो कल का दिन बहुत ही हृदय विदारक, कष्टदायक दिन होगा। और तसल्ली इस बात की है कि उन परिवारों ने, जिन परिवारों ने अपने परिवारों के सदस्य खोए हैं, वो बड़े मजबूती के साथ, बड़े सम्मान के साथ इस आंदोलन के साथ खड़े रहे। और उन्होंने कहा कि भले ही हमारे परिवार के मेंबर की शहादत हुई है, आंदोलन को कमजोर न होने देना, यही हमारे परिवार के मेंबर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज उन सबकी दुआओं से आंदोलन सफल हुआ है। गोरखपुर में के एमपी इंटर कॉलेज में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 700 विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही परिषद की सर्वश्रेष्ठ संस्था, शिक्षक, कर्मचारी और परास्नातक के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। कार्यक्रम के संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास का केंद्र बिंदु है। वहीं सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश शासन की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की ओर से भी दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने एक समर्पित उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी को, ब्रिगेडियर लिंडर, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, अन्य सैन्य कर्मियों को जिन्होंने इस दुर्घटना के दौरान, जो आज हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, उन सब के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं कल ही यहां आते आते बिपिन रावत जी के एक बयान पढ़ रहा था, एक भाषण सुन रहा, तो कह रहे हैं सेना में नौकरी से। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विकास का पिटारा खोल दिया है। 6 दिसंबर को आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी आजमगढ़ को तोहफा दिया गया। डिप्टी सीएम आज विकासखंड रानी की सराय के पूर्वांचल डिग्री कॉलेज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग की 4 कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रयागराज में संगम की रेत पर लगने वाले मेले की तैयारियां बेहद धीमी गति से चल रही है। तैयारियों की सुस्त रफ्तार पर साधु संतों ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। वहीं डीएम प्रयागराज ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले का काम युद्ध स्तर पर करने के निर्देश भी दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में संगम के रेत पर हर साल माघ मेला लगता है, लेकिन इस बार माघ मेले की तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा इस समय पर मेले की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। दरअसल बारिश के बाद नरौरा और कानपुर डैम से छोड़े गए पानी की वजह से संगम में देर तक पानी रुका रहा, जिससे मेले के लिए इस बार पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। हर साल जहां 650 हेक्टेयर में मेला लगता था, वहीं इस बार सिर्फ 580 हेक्टेयर में 5 सेक्टरों में मेला लगाया जाएगा। वहीं अभी तक मेला प्रशासन साधु संतों को जमीन का आवंटन तक नहीं कर सका है। इसको लेकर साधु संतों में गहरी नाराजगी है।
मेला के समय पानी छोड़ना, जब त्योहार आता है तो इनके पास पानी नहीं होता है, चिल्लाना पड़ता है, हल्ला करना पड़ता है कि पानी छोड़िए स्नान के लिए। लेकिन अब मेला लगने के बसाने के समय इन्होंने पानी छोड़ा तो छोड़ा ही क्यों? जहाँ जमीन मिलता था मोरी रोड से और जीटी रोड तक, वहाँ जमीनें नहीं है, कटाव में चला गया। प्रशासन के द्वारा प्रचार किया कि ये व्यवस्था किया जाता है, कोई व्यवस्था इस समय सुनिश्चित नहीं है। 14 तारीख का प्रथम स्नान है। प्रयागराज के डीएम ने बताया कि इस बार माघ मेले में कुल 6 पांटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं। सभी कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेला और क्षेत्र में ट्रैक्टर की लेवलिंग का कार्य कराया जा रहा है। जल निगम विभाग, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग की ओर से भी कार्य शुरू कर दिया गया है। जो हमारा स्नान प्रारंभ हो रहा है वो 14 जनवरी से हो रहा है और इसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान और माघी पूर्णिमा का स्नान, ये हमारे मुख्य स्नान रहेंगे। 3 मार्च को अंतिम स्नान रहेगा महाशिवरात्रि पर। और इसके लिए जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स को अपना तैयारी करना है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जल निगम हो, विद्युत विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, माघ मेला प्राधिकरण हो, तो सभी लोगों ने अपने टेंडर्स कर दिए और मौके पर काम शुरू हो चुका है। माघ मेला 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होकर 1 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा का स्नान प्रमुख है, जिसको लेकर विशेष तैयारियों की निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के चलते मेले में उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने दोनों डोज कोविड वैक्सीन की लगवा ली है। मेला स्थल पर ही एक 20 बेड का अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज से जनता टीवी के लिए आनंद की रिपोर्ट। तीन कृषि कानूनों और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हुआ किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने स्थगित कर दिया है। दिल्ली की सभी सीमाओं समेत सोनीपत, कुंडली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने भी अपनी झोपड़ियां और टेंट समेटना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि ऐतिहासिक आंदोलन था जिसकी समाप्ति भी ऐतिहासिक होगी। बता दें कि 11 दिसंबर यानी कि कल सभी बॉर्डर खाली हो जाएंगे। ऐसे में हमारे संवाददाता ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ राकेश टिकैत मौजूद है, जानते हैं आगे की रणनीति क्या रहेगी। सर, घर जाने के लिए आपने सभी किसानों को कह दिया है, किसान कब घर जाएंगे? कल से जाना शुरू हो जाएंगे किसान, कल से। आप भी घर जाएंगे? हम 15 तारीख में, 15 से पहले जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे वहाँ पर जाएंगे, उनको खत्म करवाएंगे, सभी अपने घर जाएंगे। तो 15 तारीख में अभी हमारा है जाने का। अब जो शहीद हुए हैं बिपिन रावत, उनके यहाँ गए थे श्रद्धांजलि से? उनके वहाँ पे गए थे। यहाँ 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए भी आज हवन रखा गया था। सबके लिए आज जो सैनिक हुए, जो किसान हुए, आज ये शहादतों का दिन था तो इसको लिए रखा, सभी के लिए हमने रखा। आगे की जो रणनीति है, जैसे टैनी अभी बर्खास्त नहीं हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, अगर वो नहीं होते हैं बर्खास्त तो फिर क्या? अभी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ लोगों को परेशानी भी यहाँ हुई जब आंदोलन चल रहा था, दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए थे, किसानों पर आरोप भी लगे थे। कोई आरोप नहीं है भाई, जिनको दुख हुआ तो उसके लिए क्षमा याचिका करते हैं, हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा, आंदोलन में सारी चीजें होती है, हमको भी हुआ। में ये भी आया है कि किसान आंदोलन के पास जहाँ स्थल है इसके पास में आपने कोई ऐसी जगह ली है ताकि ऑफिस बनाया जाए? वो अभी दी नहीं उन्होंने। तो कुछ ऐसी चीज छोड़कर जाएंगे यहाँ पर ताकि दुनिया को याद रहे कि हाँ एक साल तो गेट छोड़ के गए, किसान क्रांति गेट, इसका नाम किसान क्रांति गेट है, यही रहेगा। अब फाइनली ये है कि अब राकेश टिकैत घर जाने के बाद क्या करेंगे? अपना खेती करेंगे और क्या करेंगे, जैसे किसानी करते थे सब ऐसे ही करेंगे। ये थे हमारे साथ चौधरी राकेश टिकैत, जो अब फाइनली अपने घर जाने के बाद और अब सिर्फ खेती बाड़ी करेंगे। और कहीं ना कहीं जितना भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं, किसान हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके साथ कोऑर्डिनेट बनाकर रखेंगे। बने रहिए जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक वीडियो सामने आया है जिसमें जिला अस्पताल के बाहर एक शख्स को पुलिस बर्बरता से लाठी मार रही है। शख्स की गोद में उसका 3 साल का मासूम भी, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा कि बच्चे को लग जाएगी, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। मामले में किरकिरी होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। पिटाई करने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। डीजीपी मुकुल गोयल ने मामले में संज्ञान लिया। वीडियो में दिख रहा कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है और उसी के पास खड़े एक शख्स की पिटाई हो रही है।
लोकल पुलिस थाने का इंस्पेक्टर शख्स को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मार रहा है। तस्वीर आप देखिए, वह शख्स गोद में अपने बच्चे को लिया हुआ है, बच्चा उसके हाथ में है। शख्स बार बार पुलिस को कह रहा है कि बच्चे को लग जाएगी सर। पुलिस शख्स को पीछा करती है और दूसरे पुलिसकर्मी उसकी गोद में बच्चा छीनने लगते हैं। इतने में वो कहता है कि मेरा बच्चा है, इसकी माँ भी नहीं है। पिता को पीटता देख बच्चा भी चीख चीख कर रो पड़ा। घटना गुरुवार दोपहर को अकबरपुर के जिला अस्पताल के बाहर की बताई जा रही है। मामले की जांच एडीजी जोन कानपुर को दी गई थी। एडीजी जोन कानपुर भानु भास्कर ने इंस्पेक्टर अकबरपुर विनोद मिश्रा को हालांकि सस्पेंड कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल उठता है कि पुलिस अपनी वर्दी का खौफ आम और गरीब लोगों को किस तरह से दिखाती है। ये तस्वीर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए कि किस तरीके से आम लोगों को पुलिस परेशान करती है। यही अगर कोई बड़ा नेता या बड़ा कारोबारी या कोई रसूखदार होता तो शायद ये नजारा ना होता। ये नजारा इसलिए है क्योंकि आम इंसान है, गरीब इंसान है और वो कुछ नहीं कर सकता। केवल इन पुलिसकर्मियों के डंडों की पिटाई के अलावा सिर्फ यही खा सकता है। और जो हमारे देश में चल रहा है कि गरीबों पर अत्याचार वो सह सकता है, और वही ये नजारा, यही वीडियो साफ दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर यानी कि कल यूपी दौरे पर रहेंगे और पीएम बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर से गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का बलरामपुर से उद्घाटन करेंगे और किसानों को सौगात देंगे, जो पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने के लिए मददगार साबित हो सकती है। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया था। लखनऊ भाजपा परिवार से जुड़े 50 लाख से अधिक नए सदस्य, ये खबर आ रही है, और 53 लाख के पार हुई है नई सदस्यता। वहीं करोड़ों लोग जो कि बीजेपी का दामन थामे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी बूथों पर नए सदस्य बनाएंगे। ये बड़ी खबर भी है और अहम खबर भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट 1353 करोड़ से अधिक का पेश किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 समेत 8 विधेयक भी पटल पर रखे गए। आज का दिन हंगामेदार भी रहा। विपक्ष ने सरकार पर सवालों की वर्षा की, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन में सरकार का पक्ष रखा है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। आप जुड़े रहे और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।